जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आपके यूनिट 10 में है, हम उसी को कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 201 से निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान करनी है। सत्य का प्रत्यक्ष बोध, साधन और साध्य के रूप में, विश्वास के आधार पर सब कुछ मानना, अधिगम के अपने तरीके को विकसित करना, निगमनात्मक आगमनात्मक प्रक्रिया के साथ न्याय दर्शन का अनुसरण। तो यहाँ पे सत्य का प्रत्यक्ष बोध, साधन और साध्य के रूप में, यानी भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि शिक्षा प्रणाली में सत्य का प्रत्यक्ष बोध, साधन और साध्य के रूप में होता है। भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली आध्यात्मिकता पर आधारित थी, शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि धर्म एवं ज्ञान के लिए थी। भारत की शैथिल्य एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। विभिन्न विद्वानों ने इस शिक्षा प्रणाली को प्रकाशोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपनामों से विभूषित भी किया है। नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा? ब्रिटिश काल, बौद्ध काल, स्वतंत्रोत्तर काल, मुगल काल। तो ये मुगल काल है। देखिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक अगर धक्का लगा है तो मुगल काल में ही लगा है। इस समय शिक्षा को चार दीवारों के मध्य कैद कर दिया गया था। मुगल कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक महिलाओं की शिक्षा प्रभावित हुई और इसी कारण महिलाएं लगातार समाज की मुख्य धारा से अलग होती गई। परिणामस्वरूप उनके अधिकार एवं सामाजिक स्तर में काफ़ी गिरावट देखने को मिला। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? तो यह है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। यानी जो गुरुकुल पे प्रवेश करने के लिए ये होता था कि 8 वर्ष का होना जरूरी था और 25 वर्ष की आयु तक लोग वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में छात्र इकट्ठे होते थे और अपने गुरु से वेद सीखते थे। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार होता था। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था उतना ही शूद्र को भी था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, हिंदी, पाली, उर्दू। तो इसमें कौन सा था? संस्कृत। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। वैदिक कालीन शिक्षा विधि मौखिक एवं प्रश्नोत्तर प्रधान थी। इसे प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः व्यक्तिगत हुआ करता था। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में मंत्रों का पाठ एवं उसकी व्याख्या करते थे। साहित्य, काव्य तथा न्याय के क्षेत्र में निरंतर वाद विवाद खंडन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों में गुरुओं का विभाजन करती थी। शिक्षकों के पर्याय के रूप में कुलपति, आचार्य, उपाध्याय, प्रवक्ता, पाठक, अध्यापक, क्षेत्रीय गुरु, ऋत्विक, चरण आदि का विभाजन उनकी योग्यता के अनुसार होता था। अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में क्या शामिल रहा है? तो ये है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन शामिल रहा है। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई कौन सी योजना है? सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक योजना चलाई गई। RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना। इसकी शुरुआत मार्च 2009 में हुई थी। किसी विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसमें चालक बल और अवरोधक बलों के बीच संतुलन कायम करना, चालक बलों की परवाह किए बगैर अवरोधक बलों की शक्ति घटाना, चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोधक बल की शक्ति घटाना। तो यही होगा। विश्वविद्यालय के तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए चालक बलों की शक्ति को बढ़ाना और अवरोधक बलों की शक्ति को घटाना होगा। प्राथमिक शिक्षा किसके दर्शन शास्त्र पर आधारित है? तो ये है महात्मा गांधी। भारत में वर्तमान प्राथमिक शिक्षा महात्मा गांधी जी के दर्शन शास्त्र पर आधारित है। उन्होंने कहा था 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। व्यावसायिक तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय कौन से हैं?
तो इसमें सांविधिक निकाय कौन से होंगे? एनसीटीई। देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय एनसीटीई है। एनसीटीई का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, और इसकी स्थापना भारत शिक्षा तंत्र में शिक्षा पर निगरानी करने के लिए एवं शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1995 में की गई थी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ICSSR, DST, ICMR, ICPR। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः सुमेलित करना है। ICSSR सामाजिक विज्ञान क्षेत्र, DST जो है विज्ञान से संबंधित, ICMR आयुर्वेद से, ICPR दर्शन शास्त्र से। भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में निम्न नामांकन का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पाठ्यक्रम में जो दाखिला लेना होता है उसके नामांकन का मुख्य कारण क्या है? निम्न, वो भी ज़्यादा नहीं, यानी द मेन रीजन फॉर लो एनरोलमेंट। तो ऐसा क्या कारण? उच्च शुल्क संरचना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना का अभाव, या बड़ी संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता, यह छात्रों और अभिभावकों में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा। तो यही है कि उतना ज़्यादा यहाँ पे जागरूकता नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा करियर और तकनीक शिक्षा के रूप में संदर्भित होता है, जो लोगों को एक तकनीशियन या एक कुशल शिल्प या व्यापार जैसे व्यापारी या कलाकार के रूप में तैयार करता है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में निम्न नामांकन यानी लो एनरोलमेंट का मुख्य कारण है समृद्ध शैक्षिक सामग्री का अभाव, यानी अपर्याप्त पूंजी। दूसरा, इस पाठ्यक्रम के बारे में नकारात्मक अवधारणा। शिक्षा के व्यावसायीकरण का लक्ष्य क्या है? नियमित सामान्य शिक्षा की अपेक्षा व्यावसायिक पर बल देना, सामान्य शिक्षा को क्रमशः व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना, शिक्षा को कार्य उन्मुखी बनाना, सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। तो ये होगा सामान्य शिक्षा के साथ जो है व्यवसाय के योग्य बनाना। व्यावसायिक शिक्षा का संबंध व्यक्तियों को नौकरियों के लिए तैयार करने वाले कौशल हासिल करने के लिए विशिष्ट व्यापार या कार्य में प्रशिक्षण और शिक्षा से है। अतः शिक्षा के व्यावसायीकरण का लक्ष्य विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक उच्च शिक्षा दिलाने के लिए निम्नलिखित सहायताओं की आवश्यकता होती है। केवल वित्तीय सहायता, केवल वित्तीय एवं शैक्षिक, सकारात्मक कार्यनीति, केवल तकनीकी सहायता, केवल करियर परामर्श। तो यहाँ पे देखिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं विद्यार्थी, उनको सफलतापूर्वक हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए, प्लस वित्तीय एवं शैक्षिक सहायता, सकारात्मक कार्यनीति व करियर परामर्श सहायताओं की जरूरत पड़ती है। अनुदैर्घ्य अध्ययनों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सीमित परिणाम, भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती, वैकल्पिक वर्ण प्रदान करता है, चरों के समय क्रम में अंतर्दृष्टि की अनुमति देता है, व्यक्तिगत अथवा संस्थागत विकास पर केंद्रित करता है। देखिए अनुदैर्घ्य अध्ययनों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुदैर्घ्य अध्ययनों की निम्नलिखित विशेषताएं, वैकल्पिक वर्ण प्रदान करता है, चरों के समय क्रम में अंतर्दृष्टि की अनुमति देता है, व्यक्तिगत अथवा संस्थागत विकास पर ध्यान भी केंद्रित करता है। एक D9 संस्था की क्या विशेषता है? ICT समर्थित शिक्षण शास्त्र, ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना, विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य की शिक्षा और शोध पर ध्यान देना, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा। तो एक D9 संस्था की विशेषता ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्र में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना है। UGC पोर्टल ई-स्टार्स निम्नलिखित में से किसके लिए है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विशेष सहायता, विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विशेष सहायता, समाज में विज्ञान में शैक्षिक एवं शोध प्रशिक्षण के लिए समर्थन, स्कॉलरशिप फ्लैगशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो UGC पोर्टल ई-स्टार्स स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। शिक्षक शिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो ये है व्यावसायिक में। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य है? किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में सहायता करना, वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता, नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनात्मक लोगों की पहचान में सहायता, ठीक से काम करने वाले और ठीक से काम नहीं करने वालों के बीच विभेद करने में सहायता करना, प्रशिक्षुओं को व्यवस्था की खामियों को समझने में समर्थ बनाना। देखिए निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य क्या है? किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना, वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में भी सहायता करना और नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना।
राष्ट्रीय कौशल आहारता रूपरेखा NASQF, इसके अनुसार अगर देखें तो स्तर 8 योग्यता किसके समतुल आता है, यानी 8 अवर्ष स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री या अंडर ग्रेजुएट, तो किसके तहत आता है, तो ये अंडर ग्रेजुएट के तहत, यानी SAQF योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क जो ज्ञान कौशल और अभिरुचि के लिहाज से सभी योग्यताओं को तय करता है। इसे गुणवत्ता गारंटी ढांचा भी कहते हैं। NASQF ऐसी डिग्री का दायरा मुहैया कराता है जिसमें व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच बदलाव की सहूलियत है। ये 1 से 10 स्तर तक की श्रेणी में बांटा गया है। स्तर 8 स्नातक डिग्री के समतुल्य है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक BOC डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है, तो इसमें है 180 क्रेडिट्स। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक BOC डिग्री कार्यक्रम के 180 क्रेडिट पूरे करना अपेक्षित है। सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको सुनिश्चित करती है? जीवन कौशल में संलिप्तता, उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्विक प्रवेश, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, स्थानीय महाविद्यालयों का विस्तार, निम्न स्तरीय रोजगार बाजार हेतु युवाओं को तैयार करना। तो सामुदायिक महाविद्यालय निम्न चीजें सुनिश्चित करती है। एक तो जीवन कौशल में संलिप्तता, दूसरा उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्विक प्रवेश, तीसरा ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर। किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बल दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में बल दिया जाता है? तकनीकी शिक्षा में। कौशल अधिग्रहण, स्किल एक्विजिशन तथा ज्ञान अभिज्ञता, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन परियोजना की परिणति क्षेत्रों की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखिए संकल्प, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया कि आइडेंटिफाई की रिजल्ट एरियाज ऑफ द स्किल, संकल्प का है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये क्या करता है? संस्थानिक सुदृढ़ीकरण, हथकरघा और कालीन अनुक्षेत्रीय कौशल संवर्धन या गुणवत्ता आश्वासन समावेश, किसी एजेंसी के माध्यम से विदेश में नियोजन या सरकारी गैर सरकारी साझेदारी के माध्यम से कौशल का प्रकार करने, उसको प्रसारित करना। तो ये देखिए यहाँ पे जो संकल्प परियोजना है वो संस्थानिक सुदृढ़ीकरण देता है, गुणवत्ता आश्वासन समावेश और किसी एजेंसी के माध्यम से विदेश में नियोजन भी देता है। UGC द्वारा हायर एजुकेशन में प्रारंभ की गई विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी एक सिस्टम ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं हायर एजुकेशन में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS। तो इसे क्या बेनिफिट है? CBCS से चॉइस बेस्ड है। ये छात्र केंद्रीय शिक्षा पर ध्यान फोकस करता है, या इसमें छात्रों को अंतर विद्यापरक और अंतः विद्यापरक पाठ्यक्रमों के चयन की अनुमति दी जाती है। यह शिक्षा को वैश्विक मानकों के समकक्ष बनाता है, या प्राप्तांकों के संदर्भ में विद्यार्थियों की निष्पादन स्तरों का अनुमान लगाता है। यह भिन्न समय पर भिन्न संस्थानों में अध्ययन करने में गतिशीलता प्रदान करता है। देखिए UGC द्वारा जो हायर एजुकेशन में ये CBCS शुरू किया गया, ये छात्र केंद्रित है। पहली चीज़ चॉइस बेस्ड है, तो छात्र केंद्रित है। इसमें छात्रों को अंतर विद्यापरक और अंतः व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के चयन की अनुमति है। दूसरा, यह शिक्षा को वैश्विक मानकों के समकक्ष बनाता है। यह भिन्न समय पर भिन्न संस्थाओं में अध्ययन करने में गतिशीलता भी प्रदान करता है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भित में NASQF क्षमता पर स्तर 8 निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है अंडर ग्रेजुएट के लेवल का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। योग शरीर के साथ मन तथा मन की आत्मा के साथ संयोजन है। मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे हैं। योग प्रोग्रामों के अंगभूत हो सकते हैं, यानी योग प्रोग्राम के तहत ये आ सकते हैं, अंगभूत हो सकते हैं। तो दोनों ही सही। योग का अर्थ है संयोजन या स्वयं के साथ संयोजन, मानव के साथ, प्रकृति के साथ और सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ। मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा दोनों ही जो है विद्यालय विश्व महाविद्यालय स्तर पे चलाए जा रहे योग कार्यक्रमों के अंगभूत हो सकते हैं। सूची 1 को देश से सुमेलित करना है। पर्सनल लेवल यानी व्यक्तिगत स्तर, प्रोफेशनल व्यावसायिक स्तर, या इंस्टीट्यूशनल लेवल संस्थागत स्तर, सामाजिक स्तर। अब इसमें देखिए सभी स्तरों के बारे में दे दिया और आपको सुमेलित करना सही। यानी पर्सनल लेवल पे हमारे द्वारा अपने लिए अपनाए जाने वाले और विकसित किए जाने वाले व्यवहार और नैतिकता का स्तर व्यक्तिगत लेवल पे होता है। व्यावसायिक व उच्च शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक कार्यकरण और प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करना। तीसरा, संस्थागत स्तर, उच्च शिक्षा संस्थाओं की अवधारणा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों को व्यवहार में लाना। और चौथा, सामाजिक स्तर, उच्च शिक्षा के परिचालन को प्रभावित और सुकर बनाने वाले मूल्य।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कौशल आर्ता ढांचे से संबंधित है? तो ये है क्षमता आधारित ढांचा। क्षमता आधारित ढांचा राष्ट्रीय कौशल आर्ता ढांचे से संबंधित है। प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी ने सभी डिजिटल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और शिक्षा के मानकीकरण की सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ अपने पाठ्यक्रमों को समायोजित किया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों, जिसमें महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सेवा सम्मिलित है, के विकास और समन्वय के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका इस क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? तो इसमें कौन सा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा होता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के मापदंडों के तहत कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करना है। यह एक योग्यता आधारित रूपरेखा है। सरकार और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बुनियादी कौशल और व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने वाले ढांचे को डिजाइन किया गया है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले शिल्पकार तैयार किए जा सके। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षित कर गुणवत्ता एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है। व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते गेट्स के अनुसार उच्च शिक्षा में एक सामग्री होनी चाहिए। तो कौन सी? वैश्विक बाजार स्थान। व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौता गेट्स WTO की एक संधि है जो उरुग्वे दौरे की वार्ता के परिणामस्वरूप 1995 में लागू हुआ। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सेवा क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए बनाई गई यह संधि सामान्य व्यापार और व्यापार पर समझौते गेट्स के लिए एक प्रकार की व्यवस्था प्रदान करती है। गेट्स के द्वारा 12 सेवा क्षेत्रों को कवर किया गया है जो क्रमशः व्यापार, संचार, निर्माण और इंजीनियरिंग, वितरण, शिक्षा, कार्यक्रम, पर्यावरण, वित्तीय, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल, परिवहन, ये सभी आते हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई। तो विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में किन पे चर्चा की गई थी? शिक्षा निःशुल्क सेवा है। विकसित देशों में उत्साहपूर्वक सामाजिक सहमति होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए। व्यापार के रूप में शिक्षा, वस्तु के रूप में शिक्षा, उच्च शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का निष्क्रमण। देखिए, उच्च शिक्षा के संबंध में ये कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में किन विषयों पर जो है इनमें से चर्चा होनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में निम्नलिखित विषयों पर, यानी शिक्षा को व्यापार के रूप में, शिक्षा को वस्तु के रूप में, उच्च शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का निष्क्रमण और भारत सरकार ने उच्च शिक्षा उपक्षेत्र के बाजारीकरण के लिए अगस्त 2005 में विश्व व्यापार के समक्ष प्रस्ताव भी रखा है। निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम महाविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों हेतु परिणाम आधारित पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखिए, वांछित अधिगम परिणाम, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, फिर आकलन और मूल्यांकन। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? इंस्पायर जो स्कॉलरशिप है उसका किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो ये होता है DST से। DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। इंस्पायर स्कॉलरशिप का वित्त पोषण DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्यतः 3 प्रकार की स्कॉलरशिप आती हैं DST के तहत। स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट सीड्स, और एक है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, और एक होता है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स। इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन जो है इग्नू द्वारा शुरू किया गया क्या है? तो ज्ञान दर्शन एक उपग्रह आधारित टीवी चैनल है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपनी शिक्षा पर आधारित ब्रॉडकास्ट के इस चैनल को रिलॉन्च भी किया है। शिक्षा से जुड़ी बातों के अलावा इस चैनल के माध्यम से देश की संस्कृति, वर्तमान मुद्दे, पर्यावरण और विरासत से जुड़े पहलुओं को दिखाया और बताया जाएगा। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट किसी एक विषय पर जानकारी या जिज्ञासा को टीचर और एक्सपर्ट से जान पाएंगे। भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय अध्येताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, या भारतीय अध्येताओं को भारत में शोध करने से हतोत्साहित करना, या वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, या वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही होगा भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क GEAN करके है, ये शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल को प्रारंभ करने का उद्देश्य वैश्विक अध्येताओं को भारत में उसके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश में हायर एजुकेशन को प्रेरित करने के लिए ज्ञान की परिकल्पना की गई, जो आरंभ में इसमें सभी IIT, SIIM, एक केंद्रीय विद्यालय IISc बेंगलोर है, NITS है, और आगे चलकर उत्कृष्ट राज्य विश्वविद्यालयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। रूस, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया सहित कुल 38 देशों के विभिन्न संकायों को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है? तो ये है ICSSR। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया था। और भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो ये ICSSR है, परियोजना, फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब में अनुदान करता है। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है। यहाँ पे कॉलम दिया है व्यावसायिक, अकादमिक, तकनीकी, कौशल आधारित। तो पाठ्यक्रमों के नाम है कौन किनसे रिलेटेड होता है, जैसे व्यवसायिक के लिए औषध विधि, या एकेडमिक के लिए देखें तो कला या वाणिज्य, तकनीक के लिए इंजीनियरिंग, स्थापत्य, कौशल आधारित के लिए बढ़ईगिरी और सिलाई। NAC, नाक का NAC किस स्वायत्त संस्था के तहत आता है? तो ये UGC के तहत आता है। UGC के अंतर्गत 1994 में स्थापित किया गया NAC को। उसको हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सेंटर फॉर, तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल या एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET। NCERT की एक संवैधानिक इकाई जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1984 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण एड्स विभाग के विलय के साथ हुई। CIET शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर राष्ट्रीय संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, अर्थात रेडियो, TV, फिल्म, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया आदि के द्वारा शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा और इक्विटी को बढ़ावा देना और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना। इंजीनियरी प्रत्यायन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो NBA के द्वारा। देखिए, इंजीनियरी प्रत्यायन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व NBA के माध्यम से होता है। वाशिंगटन समझौता वर्ष 1989 में अस्तित्व में आया था। यह पेशेवर इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समझौता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों को अधिकृत एजेंसियों के मध्य हुआ। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA एक ऐसा निकाय है जो भारत में सभी स्तरों पर इंजीनियरिंग व सैन्य तकनीकी कार्यक्रमों को मान्यता देता है। किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी? तो ये था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई। 24 जुलाई 1968 को सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के सुझाव को मूर्त रूप देने के लिए लाई गई थी। विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित में से किसे एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा? तो ये है विश्वविद्यालय परिषद में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन कौशल कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा। विश्वविद्यालय की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए मानव संसाधन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि कुलपति सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से सही ढंग से सामंजस्य बना ले और उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर ले तो विश्वविद्यालय सदैव विकास के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा 1973 में की गई। 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। तकनीक पाठ्यक्रम समानता संचालित होते हैं तो वो कैसे होते हैं? AICTE द्वारा। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में हुई थी जो तकनीक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने का दावा करता है। अब यहाँ से जो शुरू होगा हमारा मूल शिक्षा एवं पर्यावरण
पर्यावरण परक शिक्षा, तो हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।